गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चा, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो आपके लिए तैयार की है। मैं कोशिश कर रही हूँ उसे तैयार करने की। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन करेंगे, वेरी शॉर्ट में। लॉन्ग वीडियोज़ मैंने आपको क्रिएट करके दी हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, एंड केमिस्ट्री यानी कि केमिकल। ठीक है, हम इसे केमिकल से जोड़ेंगे यहाँ पे, इसका मतलब होता है केमिकल। इस चैप्टर के अंदर आप इंटर कन्वर्जन देखोगे इन दोनों का। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन देखोगे केमिकल एनर्जी के अंदर, और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन देखोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। दो तरह के हम लोग सेल पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? बहुत बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं आपके, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं आपका केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेंगे? लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि एक कोई भी याद कर लो अपने शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए, दूसरा उसका अपोजिट है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक लर्न कर लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का लर्न कर लो। केमिकल नाम आ रहा है ना उसके अंदर, यानी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमारे पास इस तरह से दो सेटअप हम लोग बनाएंगे। दो बीकर है मेरे पास। ठीक है, इन दो बीकर में मेरे पास इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड कौन से कलर के हैं? ब्लू कलर के। मतलब ये एक है आपका जिंक इलेक्ट्रोड और एक है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिंक को हमने कहा एनोड पे है, यानी कि एनोड इलेक्ट्रोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। कॉपर है आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड है। ठीक है, समझ में आया इतना? इन दोनों को हम एक वोल्टामीटर या बल्ब से अटैच कर देंगे ताकि जो रीडिंग्स है वो हमें दिखाई दें। अब ये हवा में तो लटके नहीं होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका मतलब होता है सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इसका मतलब होता है। यहाँ पे अंदर जो फिल होगा दैट विल बी जिंक सल्फेट, यानी कि जिस मटेरियल का इलेक्ट्रोड है उसी ही का ही आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। जिंक किस में है? जिंक सल्फेट में है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? कॉपर सल्फेट। क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रोड क्या है? कॉपर। ऐसा क्यों? ये भी क्वेश्चन आता है वाइवा का। ऐसा इसीलिए है कि अगर यहाँ पे आप रिवर्स इलेक्ट्रोड्स यूज करोगे, कॉपर का यूज करोगे यहाँ पे जिंक सल्फेट पे, तो यहीं पर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। दूसरे में जो इलेक्ट्रॉन से फ्लो ही नहीं करेंगे आपके, है ना। इसीलिए हम लोग सेटअप इस तरह का अरेंज करते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया बच्चे। अब देखिए इसके बाद आपका जैसे ही आप केमिकल्स को डालेंगे तुरंत क्या होगा? जो जिंक है ना, ये जिंक ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा इनटू जिंक प्लस 2, यानी कि क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। हर एक जिंक के मेटल से, हर एक जिंक के इस तरह के पार्टिकल से आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स का एवोल्यूशन होगा। आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जिंक प्लस 2 कहाँ गिर रहा है? टूट टूट के आपके सोल्यूशन के अंदर गिर रहा है। और पहले से भी यहाँ पर जिंक सल्फेट है जिसका ब्रेकडाउन किस में होगा? जिंक प्लस 2 और सल्फेट -2 के अंदर होगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा? ये फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। अब दिख रहा है आपको कॉपर सल्फेट है, इसका ब्रेकडाउन होगा कॉपर सल्फेट और सल्फेट -2 के अंदर। ठीक है, तो कॉपर +2 को देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास। इसे क्या चाहिए? इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स को देखेगा ये तुरंत लपक लेगा, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, या खुद अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। कॉपर का इलेक्ट्रोड है और कॉपर डिपॉजिट हो गया, तो क्या होगा बच्चे? और कॉपर डिपॉजिट होने से यहाँ पे जो आपको लेयर दिख रही ना, ये लेयर थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। इलेक्ट्रोड मोटा हो जाएगा, क्यों? कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है। और यहाँ पे ये लेयर क्या होगी? ये पतली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिंक कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं और यहाँ पे जमा होते जा रहे हैं। समझ में आ गया? ओके, चलिए समझ में आ गया। अब पता है क्या होगा? कुछ देर तक तो बड़ा अच्छे से सेटअप चलेगा, ये वाला जो भी देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा बड़े आराम से। कब तक होगा? जब तक ये 1.1 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो जाए। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखोगे कि ये जो डिफ्लेक्शन इस वाले बल्ब में हो रहा था, यानी कि बल्ब जलना बंद हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आपको जैसे दिख रहा है
कि इतने सारे जिंक+2 इकट्ठे हो गए यहाँ पे, कि इतने सारे प्लस चार्ज हो गए कि ये इलेक्ट्रॉन्स को वापस से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ही नहीं, अपने आप वापस से वापस आ जाएंगे यहाँ पर, तो क्या ये फ्लो चालू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा? नहीं रहेगा। और जब कंटिन्यू नहीं रहेगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं। क्यों? वहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे ही नहीं। समझ रहे हो? तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी के लिए हम लोग एक ऐसा हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करने वाले हैं, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। कौन सा? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, क्या करेगा सॉल्ट ब्रिज? आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह का इन्वर्टेड यू शेप का सॉल्ट ब्रिज हम लोग लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड्स थे। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है बच्चे? सॉल्ट ब्रिज का काम है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल्स। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल्स। अब की बार क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में बच्चों ने लिखा था मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल। इट इज रॉन्ग। सेल में थोड़ी कर रहा है मेंटेन, टू हाफ सेल्स में मेंशन कर रहा है ना, टू हाफ सेल्स में मेंटेन कर रहा है। ठीक है, हाफ सेल का मतलब होता है ये एक सेल और एक ये सेल पूरा मिलके एक सिंगल सेल बनता है, और ये एक आपका हाफ सेल है और एक ये आपका हाफ सेल है। इन द टू हाफ सेल्स। आया समझ में? एक और इसका फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ आयन्स। कौन से आयन भैया? वही वाले आयन जो अभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे ना यहाँ पे, ऐसे 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 करके, उनके फ्लो को मेंटेन करता है। नहीं मेंटेन करेगा तो वापस यहीं रुक गए थे ना, सारे जिंक ने पकड़ लिए थे, तो मेंटेन किया ना इस फ्लो को। कैसे फ्लो को मेंटेन किया? चलिए अब वो स्टडी करते हैं कैसे किया इस फ्लो को मेंटेन। ठीक है, ये था आपके पास, इट इज इन्वर्टेड शेप्ड यू ट्यूब, दैट इज योर सॉल्ट ब्रिज। क्या कर रहा है ये? हमने क्या किया, पहले बात तो ये, हमने इसके अंदर भरा पोटेशियम क्लोराइड एक अगर के जेल में क्यों भरा? क्योंकि जो पोटेशियम क्लोराइड होता है ना, ये आपका लिक्विड होता है, इट इज इन एक्वस फॉर्म। तो हम यहाँ पे ना पोरस प्लग्स, कुछ कॉटन प्लग्स लगा देते हैं। पोरस क्यों बोल रहे हैं भैया? एकदम से ये नहीं कि पत्थर भर दोगे, आपको वापस निकालना भी है, रिलीज करना है, लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा। तो हमने दो सिक्योरिटी दी है इसको, एक सिक्योरिटी दी है कॉटन प्लग की और एक सिक्योरिटी दी है अगर की, ताकि पूरा लिक्विड बह नहीं जाए। ठीक है ना? अब ये क्या करेगा, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड आपने देखा ना, इस वाले बीकर में क्या था, जिंक के यानी कि +2 यानी कि प्लस वाले चार्ज बहुत ज़्यादा भर गए थे, और इस वाले में क्या था बीकर में, इसमें आपके सल्फेट थे -2 वो ज़्यादा भर गए थे। कैसे -2 ज़्यादा भर गए थे भाई? कॉपर तो सारा चला गया था ना आपके इलेक्ट्रोड पे और मोटा हो गया था वहाँ पे जाके, बचा क्या था यहाँ पे -2, सल्फेट -2। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे जो क्लोराइड है माइनस का, वो तो आ जाएगा इस साइड से जिंक +2 को पकड़ने के लिए। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो कर पाएंगे, क्योंकि अब जिंक नहीं है उनको पकड़ने के लिए। आया समझ में? और यहाँ पे जो पोटेशियम है ये इधर से आ जाएगा और किसको पकड़ लेगा, सल्फेट को, और प्लस माइनस का अपना बॉन्ड बनेगा। आया समझ में? इसीलिए दो फंक्शन है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बिटवीन टू हाफ सेल्स एंड to maintain the flow of ions. Got my point? This is a complete setup बेटा, this is a complete setup. ठीक है, अब आ जाओ रिएक्शन पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है आपका? लेफ्ट वाले इस पे बीकर में हो रहा है ना, लेफ्ट वाले हाफ सेल में हो रहा है। क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में? जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ और साथ में क्या दिया आपको, 2 इलेक्ट्रॉन दिया। रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है? किसका हो रहा है? कॉपर +2 का हो रहा है। किस में हो रहा है? कॉपर में। कॉपर बन रहा है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, और आपके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा है, कॉपर बना के दे रहा है आपको। दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, दिस इज द रिएक्शन ऑफ रिडक्शन। आया समझ में इतना? चलिए समझ में आया। अब पता है आपको, ये जो रिएक्शन है ना, ये कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए भी एग्जाम में बोलता है। कैसे लिखोगे? सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन। कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन? जिंक कन्वर्ट हुआ किस में, जिंक +2 के अंदर। ठीक है, ये डबल लाइन किसके लिए बनाओगे, सॉल्ट ब्रिज के लिए। कॉपर +2 कन्वर्ट हुआ किस में, कॉपर में कन्वर्ट हुआ। दिस इज द कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। गॉट माय पॉइंट? इट इज एनोड, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ओके, यहाँ पे राइट रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव।
गॉट माय पॉइंट? लोन लर्न कर लोगे तो ये वाला अपने आप लर्न हो जाएगा, इसका अपोजिट है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। यहाँ पे एक और चीज़ है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? जब आपके किसी पर्टिकुलर जगह पे, हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं आसपास, तो इसको बोलते हैं डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब प्लस माइनस चार्ज का जो डिफरेंस है यहाँ पे क्रिएट हो गया, ऐसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हुआ है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आया समझ में? इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इसे हम पढ़ेंगे एनोड पर, एनोड पे यानी कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब राइट साइड में होगा तो क्या बोलोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। आया समझ में? स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू IUPAC कौन सा पोटेंशियल लिया जाता है? रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज कीजिए ऑक्सीडेशन की वैल्यू आपको माइनस में दे रखी है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रिडक्शन पोटेंशियल एंड द वैल्यू विल बी टेकन एज इन पॉजिटिव। अगर प्लस में दे रखी है तो कैसे लोगे इसको? माइनस में लोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल का काम है ये। तो न्यूमेरिकल जब करेंगे तो समझ में आएगा, अभी थ्योरी की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए इतना समझ में आपको आ गया। ठीक है, अब आ जाओ नर्स्ट इक्वेशन पे। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? इतना सबको समझ में आ गया ना? दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सिंपल सेल रिप्रेजेंटेशन था आपका। नर्स साइंटिस्ट बेचारे बहुत महान, बहुत कुछ कहा इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बात की EMF की। EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? दैट कैन बी फाउंड एट एनी कंडीशंस। आप किसी भी कंडीशन पे जब किसी भी पर्टिकुलर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, उसे बोला जाता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, हम जो सेल का पोटेंशियल निकालते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 सेल ऑफ अ सेल जो निकालते हैं, ये निकालते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे तो क्या मतलब है स्टैंडर्ड का? स्टैंडर्ड का मतलब है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है टेम्परेचर स्टैंडर्ड में? इट इज 273 केल्विन। बट जब कंडीशन अप्लाई कर दोगे तो कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस को लिया जाता है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दो उसके अंदर, क्या आ जाएगा? 298 केल्विन। इट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। समझ में आ गया? फॉर्मूला है इसके लिए E कैथोड माइनस E एनोड। याद है? E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड, या फिर राइट भी लिखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, माइनस E0 एनोड। समझ में आ गया? यानी कि लेफ्ट। अंडरस्टूड? ये था फॉर्मूला। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या है? नर्स्ट इक्वेशन में फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए बच्चा, नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है हमारा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस NF अपॉन माइनस RF अपॉन N नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, हमारा मेन फॉर्मूला ये होता है। जब इस नेचुरल लॉग को हटाते हो तो क्या करते हो? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस 2.303। यहाँ पे टेम्परेचर भी है RT। ठीक है, वेट कुछ गड़बड़ हो गई है बच्चा। NF नीचे है आपका, अरे बताते भी नहीं हो। इट इज माइनस 2.303 RT अपॉन NF। ठीक है, और नेचुरल लॉग हटा के क्या लग जाएगा बच्चा? लॉग विद बेस 10। ये होता है लॉग विद बेस E, जो ये वाला था। इट इज लॉग विद बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, शॉर्ट वीडियो है, रिवीजन वीडियो है, ज़्यादा डीप में इसलिए बता नहीं रही हूँ बच्चा मैं। ठीक है, हमने नेचुरल लॉग को हटाया और क्या लगाया? लॉग विद बेस 10। उसके लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2.303। ठीक है, अब देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए ना हमने क्या किया है अपनी सहूलियत के लिए, नर्स ने हमको ये दिया था, हमने इसको ऐसे मॉडिफाई किया। अब हमने और मॉडिफाई कर लिया, इतने आलसी हैं हम लोग। ठीक है ना, जरा सी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते। बेचारे नर्स ने इतनी मेहनत की। ठीक है ना, कोई वैल्यू नहीं देते हम लोग किसी साइंटिस्ट को। चलिए, बट वी हैव टू गिव। बहुत महान साइंटिस्ट होते हैं बच्चा,
हमारे लिए इतना कुछ करके गए हैं। इनोड सेल माइनस, हम इसको क्या लिखेंगे इन शॉर्ट, 0.0591, 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, पता है, अपॉन में एन क्यों नहीं हमने फिल किया है इसके अंदर, एन की वैल्यू क्यों नहीं लिखी, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होते हैं आपके रिएक्शन में, दैट्स वाई, है ना। इट इज अ लॉग विद बेस 10, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस पी की जगह क्या लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन, और आर की जगह क्या लिख सकते हो, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन साइड पे क्या होता है आपका, कैथोड होता है वहाँ पे, तो उसका रिडक्शन होता है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे। चलिए आपको समझ में आ गया, इट्स योर नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब है आपका डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट इज माइनस एन एफ ई नोट सेल। ई नोट सेल कैसे निकालोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। एक आपका कांस्टेंट के फॉर्म में भी आपका ये फॉर्मूला होता है नर्स्ट इक्वेशन वाला, ई सेल इज इक्वल टू, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में आ जाता है, -0.0591 अपॉन एन लॉग विद बेस 10 के सी, इट्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। डेल्टा जी का भी है इसी तरह से, डेल्टा जी का भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड में लिख लो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी, यहाँ नेचुरल लॉ की फॉर्म में लिखोगे तो आपको ये, हाँ इस तरह से लिखना पड़ेगा, नेचुरल लॉग विद बेस ई, ठीक है ना, इट इज के सी, ओके। इसको हटाना है तो क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 2.303 माइनस 2.303 आर टी लॉग विद बेस 10 के सी। समझ में आ गए सबको। चलिए अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, वटएवर मेरी वीडियोस पड़ी हुई है उनमें आप जाके देख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। चलिए आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नाउ बच्चा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कितनी जल्दी खत्म हो गया ना हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो मेरी स्पीड, ठीक है। नाउ इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके। चलिए अब ये क्या है, इट इज अ लाइटिक मीन्स इट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस, टूटना, ब्रेक डाउन, किसका, हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर बच्चा, कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। यानी कि अब हम देंगे इलेक्ट्रिसिटी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपने 10th क्लास में किया होगा, सिंगल सेल यानी कि एक सिंगल बीकर आपको चाहिए बच्चा, इसी में आपके 2 इलेक्ट्रोड्स को रखा जाएगा, ठीक है। ये है आपका एनोड और ये है आपका कैथोड, ठीक है। यहाँ पर ये होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज्ड। लेकिन ये मत भूलिएगा, होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन ही और यहाँ पर होगा रिडक्शन ही। चेंज क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपका चार्ज चेंज हुआ है, ओनली एंड ओनली, ठीक है। इनको एक सिंपल आप किसी बैटरी से अटैच कर दीजिए, 6 वोल्ट की बैटरी, छोटी सी बैटरी चाहिए होती है। यहाँ पे आपने अपना सोल्यूशन भरा है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपने भरा हुआ है, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्या भरा हुआ है, NaCl फॉर एन एग्जाम्पल। क्यों, इसी को क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि हम इसी को लेके आपके डिफरेंट केसेस हम लोग करने वाले हैं अभी, केस 1 केस 2 केस 3 हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब होगा क्या, सपोज कीजिए NaCl आपने इसके अंदर भरा हुआ है, तो उस NaCl का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा Na प्लस और Cl नेगेटिव में। अब क्योंकि हमारा एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, तो किसको अट्रैक्ट करेगा भाई, क्लोराइड को। तो यहाँ पे क्या जम जाएगा, आके क्लोराइड आ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। नेगेटिव पे क्या अट्रैक्ट होगा आपका, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे क्या आके डिपॉजिट हो जाएगा, Na प्लस आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो इट इज ए सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सिंपल है, 10th क्लास में कर चुके हो, हम वाटर का किया था आप लोगों ने, जो डिसोसिएट होता है इनटू H2 प्लस O2, याद है ना, ये ट्वाइस होता है ना, और ये आपका सिंगल था। तो O2 कहाँ जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ जाएगा, एनोड पे जाता है, ठीक है। और H2 कहाँ जा रहा था आपका, पॉजिटिव पे जा रहा था, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था 10th क्लास में, बड़ा इंपॉर्टेंट था, इट वॉज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट केसेस, ठीक है। इसके अंदर सपोज कीजिए केस 1, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl वो मोल्टन स्टेट में है, ठीक है ना, 3 स्टेट में सीखेंगे, मोल्टन, एक्वस एंड डाइल्यूट स्टेट में हम लोग करेंगे, ठीक है ना, कंसंट्रेट स्टेट में भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको NaCl दे रखा है मोल्टन स्टेट में, और जो आपको इलेक्ट्रोड दे रखा है, इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, 2 तरह के पढ़े थे ना आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया था, एक इनर्ट और एक एक्टिव। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड आप यहाँ पे लोगे, यानी कि आप लोग लोगे यहाँ पे प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड। अगर ये आपने लिया हुआ तो क्या होगा, NaCl का तो ब्रेक डाउन हो गया, किसमें ब्रेक डाउन, डिसोसिएशन हो गया, Na प्लस और Cl नेगेटिव में हो गया, ठीक है ना। अब क्योंकि हमें पता है Na प्लस कहाँ जाकर डिपॉजिट होगा आपका, किस पे होगा Na प्लस, अभी क्या था बच्चे आपका रिडक्शन पे, यानी कि आपका कैथोड पे जाएगा और रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, Na प्लस पे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा आपका सोडियम,
ये रिएक्शन होती है आपकी रिडक्शन की, ठीक है। और क्लोराइड क्यों नेगेटिवली चार्ज है और एनोड क्या है पॉजिटिवली चार्ज, तो वहां पे अट्रैक्ट होगा, यानी कि इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो क्लोराइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना इसके पास, उसे क्लोरीन पे कन्वर्ट होना है, तो लूज करेगा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे देगा। तो इट इज योर ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया, इट इज रिडक्शन, इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, समझ में आ गया। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बैलेंस कर लो। अब देखो आपको पता है Cl2 की फॉर्म में रहता है, तो उसको हाफ कर लो ताकि आपको बाकी चेंजेस कहीं ना करने पड़े, कोई बैलेंसिंग ना करनी पड़े, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोड तो इनर्ट है आपका, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा रिएक्शन के अंदर, तो बस ये रिएक्शन हो गई आपकी कहाँ पे, कैथोड पे, और रिएक्शन कहाँ पे हो गई, एनोड पे। बस ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिएक्शन एनोड पे होगी, कौन सी रिएक्शन कैथोड पे होगी। समझ में आ गया, ठीक है। दोबारा बताते हैं बच्चा क्या हुआ। आपके पास NaCl था जो कि मैंने मोल्टन फॉर्म में लिया हुआ था, इट इज इन मोल्टन फॉर्म, ठीक है। मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या होता है कि पिघला के आपने सिंपल ले रखा है, आपने पिघलाया हुआ था NaCl को और पिघला हुआ आपने बीकर में भरा हुआ है, तो उसका आपका डिकम्पोजिशन होगा, डिसोसिएशन होगा, उसका डिसोसिएशन होगा तो किस में होगा, Na+ और Cl नेगेटिव में डिसोसिएशन हुआ उसका, ठीक है। अब क्योंकि प्लस है तो प्लस का मतलब क्या है बच्चा, मैं दोबारा बताती हूँ अब सेटअप में करके। प्लस का मतलब क्या है बच्चा, हमने देखा ना, ये देखो ना आपके पास ये इलेक्ट्रोड्स थे, ये एनोड है, ये कैथोड है। मैंने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। मैंने कहा ये नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे क्या होता है आपका रिडक्शन होता है, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा कि सोडियम आपका पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोरीन आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो प्लस कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा ना प्लस, तो यानी क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, गेन क्यों करेगा, क्योंकि लॉस हो रखा है इसको, तो गेन के लिए आपके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड करोगे ना बेटा, तो क्या कन्वर्ट हो गया, ये क्या बन गया, सोडियम बन गया। समझ में आ गया। अब क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज है, कहाँ जाएगा, प्लस के पास जाएगा, प्लस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इसे इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, देना है। क्यों देगा भाई, एक्स्ट्रा है ना इसके पास, माइनस कब आता है, लेने के बाद आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, तो लूज करेगा, दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, और बनेगा क्या, क्लोरीन बनेगा। और क्लोरीन क्योंकि आपका डैमर की फॉर्म में रहता है, तो बैलेंस करने के लिए हाफ लगा दिया ताकि हमें बाकी जगह पे कहीं और बैलेंस ना करना पड़े। समझ में आ गया फर्स्ट केस। चलिए वेरी गुड। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में जो आपने कॉन्सेंट्रेट NaCl लिया है, ठीक है, आपके पास जो मीडियम लिया है, जो मीडियम है वो एक्वस मीडियम है, यानी कि पानी के साथ आपने मीडियम लिया है, और इलेक्ट्रोड अभी भी आपका इनर्ट है, प्लेटिनम, ठीक है। चलिए अब NaCl कंसेंट्रेट है, फिर से डिसोसिएट होगा, NaCl इंटू Na+ NCl नेगेटिव। अब एक्वस मीडियम थोड़ी पीछे रहेगा, ये भी आएगा भागा भागा, H2 है, ये भी डिसोसिएट होगा H+ NOH नेगेटिव के अंदर, होगा कि नहीं होगा। अब पता है अभी हमने देखा Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा ना, ऑक्सीडेशन होगा इसका, रिएक्शन लिख लो ऑक्सीडेशन की, ये हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, रिडक्शन होगा बच्चा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, सॉरी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। और बाकी हाफ कर लो उसको बैलेंस करने के लिए। सोडियम प्लस का क्या होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन, सोडियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू सोडियम, ठीक है। ऐसे इन दोनों का भी होगा, इन दोनों का क्या होगा, H+ है, कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले पे, नेगेटिव कौन सा था, कैथोड था, यानी कि क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन के लिए क्या करेगा, ये H+ है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे आ जाएगा, क्या बनाएगा H, और H अकेला रहता नहीं है, H2 की फॉर्म में रहता है, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाफ लगा दो। ऐसे आपका OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव का क्या होगा, कहाँ जाएगा OH नेगेटिव बच्चा, एनोड पर जाएगा ना, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन है, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिवली चार्ज है, लूज करेगा, यानी कि क्या बनाएगा, वाटर की फॉर्म में आपको एक इलेक्ट्रॉन लूज करके देगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से होगा। चलिए ये अलग केस थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, मैंने बताया अपनी वीडियोज़ में आपको। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे रेस लगी है। अब आपको दो रिएक्शन बतानी है खाली, एक एनोड के लिए, एक कैथोड के लिए। आपको एक टेबल मिली हुई है अपने NCERT के अंदर, है ना, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताते हैं। तो उसके अंदर आपको बस ये देखना है कि कौन है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है या बेटर है। मैं एक ट्रिक और बताती हूँ लर्न करने की,
कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो देख लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा? चलो, जब डाउन द ग्रुप आप आ रहे हो, ग्रुप इन द सेंस जब डाउन द टेबल आप आ रहे हो, तो वो क्या हो रहे हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका स्ट्रॉन्ग ही रिडक्शन पोटेंशियल होता है। यानी कि हमें चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो क्या मतलब है कि ऊपर की तरफ जाते हुए मिलेगा, है ना? हम जब अप जाएंगे तब मिलेगा हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग वाला। तो बस इन चारों में देख लो कौन सबसे ऊपर है, ठीक है? एनोड एनोड वाले और कैथोड कैथोड वाले, उन दोनों में कंपैरिजन कर लो कि कौन सबसे ऊपर है, उसका होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वही आपके सबसे पहले रेस में जीत जाएंगे। आया समझ में? यहाँ पे जीतेगा आपका क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पे जीतेगा आपका OH नेगेटिव। आया समझ में बच्चा? ठीक है, एक बार टेबल और कंसल्ट कर लेना, हो सकता है शायद गलत हो, मैंने बिना टेबल देखे बताया आपको, ठीक है? एक बार देख लेना इस चीज़ को, समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में आपने लिया एक्वस NaOH डाइल्यूट मीडियम के अंदर, ठीक है, और इनर्ट ही इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। बेटा ये भी एक्वस, बेटा ये भी डाइल्यूट, पानी ही पानी है हर जगह। जब इस तरह का केस आप देखोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ कौन जीतने वाला है? H+ और OH नेगेटिव। इस NaOH का कोई रोल ही नहीं है, नथिंग, हर तरफ पानी ही पानी है। तो इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन, समझ में आ गया? वो रिएक्शंस आप लोग लिख लीजिएगा। फोर्थ केस है, इंपॉर्टेंट वन है, बट रेयरली एग्जाम में पूछा जाता है, बट है इंपॉर्टेंट, ठीक है? कौन सा? कोई सा भी NaCl ले लो, कोई सा मतलब मोल्टन, कॉन्सेंट्रेट, एक्वस, कोई सा भी मीडियम ले लो, मतलब कॉन्सेंट्रेट, डाइल्यूट, लेकिन इलेक्ट्रोड आपने ले लिया आपकी बार एक्टिव। एक्टिव मतलब आपने क्या ले लिया? कौन सा ले लिया इलेक्ट्रोड? आपने ले लिया Ag, सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लिया भाई। अब तो ना इसका कोई रोल है ना इसका कोई रोल है। मैंने बताया था जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है तो इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन। कैसे होगा? Ag+ ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, क्या बना के देगा? Ag। क्या हो गया इसका? एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को भाई, क्या हो गया इसका? रिडक्शन हो गया। और Ag जब Ag+ में कन्वर्ट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये दोनों रिएक्शंस होंगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। समझ में आ गया? अंडरस्टूड बच्चा? चलिए, वेरी गुड। ठीक है, ये टॉपिक खत्म होता है आपका। अब सिंपल टॉपिक एक रह गया है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? जो रेजिस्ट करे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। इट इज ρL/A। रो इज रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L इज लेंथ, A is the area of the cross section, length is between the two half cells। ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है? जैसे R से डिनोट करते हैं, सॉरी G से डिनोट करते हैं, ठीक है, बताते भी नहीं हो। इट इज 1/R, इट इज A/L, ठीक है, रिवर्स कर दे। 1/ρ क्या होता है? इट्स अ कापा, ठीक है ना। यूनिट्स आपको मैंने बता रखे हैं, रेजिस्टेंस की ओम होती है, ये क्या हो गया? ओम इनवर्स हो गया, जिसे हम साइमन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से आप रो की और कापा की यूनिट भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। शॉर्ट रिवीजन है बच्चा, शॉर्ट रिवीजन है। लॉन्ग के लिए मेरी वीडियोस देखिए, लॉन्ग वाली। ओके, चलिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका बैटरीज। बैटरीज में आपको दो तरह की बैटरीज पढ़नी है बच्चा, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज कौन सी होती हैं? जो नॉन रिचार्जेबल होती हैं। नॉन रिचार्जेबल, रिचार्ज नहीं कर सकते आपके रिमोट सेल, भैया बटन दबाते रह जाओ, काम ही नहीं करते, खत्म हो गए, है ना। और सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? जो रिचार्ज कर सकते हो आपकी, कौन से? आपके इन्वर्टर वाले सेल्स। इन्वर्टर बैटरीज ना रिचार्ज होती रहती है ऑटोमेटिकली, उनको तो हमें नहीं डालना पड़ता ना चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाले होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन से हैं प्राइमरी में? आपके बटन सेल्स, आपके रिमोट के सेल्स, है ना। और सेकेंडरी में कौन से पढ़ते हो? आपके लिथियम कैडमियम बैटरीज पढ़ते हो, लेड स्टोरेज बैटरीज आप लोग पढ़ते हो, वो वाली, ठीक है। रिएक्शंस आपको मैंने बताई हुई है, सिंपल जनरल, उनका रिवीजन कर लीजिए। चलिए बच्चा, पहले देखते हैं आपका लेड स्टोरेज बैटरी देख लेते हैं, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जो कंबाइंड रिएक्शन होती है ना इसकी, वो लर्न कर लो बस। आपका लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड, ठीक है, Pb प्लस PbO2, ठीक है। साथ में आपके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं H2SO4 के, ठीक है। क्या देते हैं आपको? 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं लेड सल्फेट के, 2 PbSO4। कहाँ से आया 2 PbSO4? 2 Pb ये रहा, ओके, और 2 SO4 ये रहे, हो गया 2 PbSO4।
ठीक है, लर्न करने की ट्रिक है। और साथ में क्या देगा 2H2O, कहाँ से आ गया 2H2O, ये रे 2H2 और ये रे 2O, हो गया ना लर्न। तो Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 क्या देता है 2 लेड सल्फेट प्लस 2H2O। किसका था, लेड स्टोरेज बैटरी का था। आगे समझे बच्चा, चलिए वेरी गुड, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। जो रिएक्शन अभी देखी ना आपने वो थी डिस्चार्जिंग की, एग्जाम में आती है चार्जिंग की, तो आपको रिवर्स करके लिखनी पड़ती है। आगे समझ में, यस, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, ठीक है। ऐसी कैडमियम स्टोरेज बैटरी है। कैडमियम स्टोरेज बैटरी क्या है, कैडमियम प्लस 2 निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड NiOH होल थ्राइस, ठीक है। साथ में क्या देगा आपको बना के, कैडमियम ऑक्साइड देगा प्लस 2 ऑफ निकल डाई हाइड्रोक्साइड, OH कितने हो गए, ट्राई से डाई हो गए, ठीक है। साथ में क्या देगा आपको, वाटर देगा। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्चार्ज की रिएक्शन है। चार्जिंग के लिए क्या करोगे, इसको जस्ट यहाँ पे रिवर्स कर दोगे, यानी कि ये आ जाएगा लेफ्ट में और ये आ जाएगा राइट में, ठीक है। समझ में, डिस्चार्जिंग का मतलब बच्चा कि डिस्चार्ज, जब ये बैटरी डिस्चार्ज होती है ना तो आपकी ये वाली रिएक्शन होती है। और क्योंकि ये आपकी सेकेंडरी बैटरीज हैं, रिचार्जेबल है, तो चार्जिंग की रिएक्शन पूछते हैं ना, चार्जिंग में ये लेफ्ट में आ जाएगा और राइट में ये पहुंच जाएगा, ये ठीक है। जो बन रहा है अब वो यूज होगा ना बच्चा चार्जिंग में, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट टॉपिक रह गया बच्चे, फैराडेज लॉज। 2 लॉ दिए थे आपके फैराडे ने। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ करंट आप पास करोगे अपने सेल के अंदर, जितना अमाउंट ऑफ करंट पास करोगे, ठीक है, उस पर ही डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, या कितनी गैस लिबरेट होगी इलेक्ट्रोड पर। मतलब क्या है, जितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे, यानी कि जितनी गैस लिबरेट हुई है इलेक्ट्रोड पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द चार्ज, यानी कि करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आया, कितना करंट पास करोगे वही डिसाइड करेगा कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। कम करंट पास करोगे कम सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, कम गैस लिबरेट होगी। ज़्यादा करंट पास करोगे तो ज़्यादा करंट लिबरेट होगा और ज़्यादा गैस लिबरेट होगी और ज़्यादा ही अमाउंट डिपॉजिट होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चा, सेकेंड लॉ ये कहता है जब आपने इस तरह से सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है तो जितना अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ करंट आपको पास करना है, सेम अमाउंट ऑफ करंट आप पास करोगे थ्रू दीज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही डिपॉजिट होगा आपके इलेक्ट्रोड्स पर, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करोगे और सेम अमाउंट ऑफ ही चार्ज आपका क्या होगा, डिपॉजिट होगा। आया समझ में, ठीक है। वही सेम बात है, वहाँ पे बस एक सेल की बात कर रहा था, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सेल की बात करता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपका M = ZIT। Z क्या है आपका, इट इज इलेक्ट्रोवेलेंट, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। Z इज इलेक्ट्रो, या फिर ये कहो इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है, Z इज इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया। एनी प्रॉब्लम, इट इज इक्वल टू E/F, Z इज इक्वल टू E/F। पुट कर लीजिए, आपका आंसर जो है न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ कोलरोश लो, कोलरोश लो क्या कहता है बच्चा, ये कहता है जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, दैट इज द कंडक्टिविटी या द कंडक्टेंस ऑफ फॉर द 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है। चलिए अब देखो जो लैम्डा m है, ये कोलरोश लो कहता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसमें कितने नंबर ऑफ कैटायंस हैं प्लस मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ द अनदर इलेक्ट्रोलाइट यानी अनदर अनायन, और उसके चार्ज, जब इन सबको प्लस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कोलरोश लो। ये हम निकालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, यानी कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का आप नहीं निकाल पाते हो मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको कोलरोश लो बड़ा काम आता है। कोलरोश लो आपको हेल्प करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए। क्या मतलब है इसका, सपोज फॉर एन एग्जांपल आपको दे रखा है NaCl, आपको दे रखा है NaCl, आपको बोला है कोलरोश लो को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको निकालना है इसका मोलर कंडक्टिविटी। तो कैसे निकालोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कैसे निकालोगे, टोटल आप निकालोगे Na+ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी,
ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज गिवन होंगी आपको। ओके, Na+ का मतलब है नंबर ऑफ कटायंस कितने हैं, एक ही कटायन है आपका, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1, प्लस क्लोराइड, कितने क्लोराइड है आपको, -1 ही है, यानी कि 1 लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड। ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। इस तरह से करके आपको कोलरोश लॉ को यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालना पड़ता है। आगे समझ में, छोटा सा ग्राफ है बच्चा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपका इस तरह का ग्राफ बनता है, और वीक के लिए क्या ग्राफ बनता है, ये वाला। यानी कि जैसे जैसे आप स्क्वायर रूट ऑफ सी, यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, वैसे वैसे जो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टिविटी है वो साथ में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। देखो ना, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इंटरसेप्ट क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब यह है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, देखो ना आपका जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कभी आपस में मिलेगी नहीं, क्योंकि इतना वीक है, इतना वीक है कि आपने इतना डिसोसिएशन कर दिया, इतना पानी मिला दिया सोल्यूशन के अंदर कि पूरा पूरा डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेशन ही खत्म हो गई। कंसंट्रेशन ही देखो ना, कंसंट्रेशन 0 पहुंच गई। तो 0 कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो आपका इंटरसेप्ट आ गया, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी भी इंटरसेप्ट नहीं आता, ये कभी आपस में नहीं मिलते, यानी कि इंटरसेप्ट आप कभी भी नहीं निकाल सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, चलिए बच्चा, मैंने काफ़ी शॉर्ट में बात बताने की कोशिश की है, फिर भी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, इट्स अ शॉर्ट रिवीजन वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बच्चा बाय, थैंक यू।